हम चार एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे से इतने अजनबी हैं कि अपने अपने खोल में सिमटे हुए हैं। मैं रश्मि हूँ, इस घर की सबसे बड़ी बेटी। मैंने अपने जीवन के 35 वसंत देख डाले हैं। मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य गति से ही चलता रहता, यदि आज उन्होंने जीवन के इस ठहरे पानी में कंकड़ न डाला होता। मैं सोचती हूँ, क्या मिलता है लोगों को इस तरह दूसरों को परेशान करने में। मैंने तो आज तक कभी यह जानने की ज़रूरत नहीं समझी कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं। पड़ोसी तो दूर, अपनी सगी भाभी क्या कर रही हैं यह तक जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज मेरे मिनट मिनट का हिसाब रखा जा रहा है। मेरा कसूर क्या है? केवल यही ना कि मैं अविवाहिता हूँ। क्या यह इतना बड़ा गुनाह है कि मेरे बारे में बातचीत करते हुए सब निर्मम हो जाते हैं? अभी कल की ही बात है, मकान मालकिन की बहू, जिसे मैं सगी भाभी जैसा सम्मान देती हूँ, मेरी नई नवेली भाभी से कह रही थी, देखो जलज, जरा अपनी बड़ी नज़र से सावधान रहना। जब तुम और प्रतुल कमरे में होते हो तो उसके कान उधर ही लगे रहते हैं। मुझे तो लगता है कि वह ताक झांक भी करती होगी। कहकर वह ज़ोर से हंस दी। मैं नहीं सुन पाई कि मेरी इकलौती भाभी, जिसने अभी मुझे जाना समझा ही कितना है, उन्होंने क्या कहा। पर मेरे लिए तो यह डूब मरने की बात है। मैं क्या इतनी फूहड़ हूँ कि अपने भाई और भाभी के कमरे में झांकती फिरूँगी, उनकी बातें सुनूँगी। मुझे मर जाना चाहिए। धरती पर बोझ बनकर रहने से क्या फ़ायदा। मैं अवनी हूँ, इस घर की सबसे छोटी बेटी। मैं बिना बात सबसे उलझती रहती हूँ। कुछ भी सोचे समझे बिना जो मुंह में आता है बोल देती हूँ, और फिर बाद में पछताती भी हूँ। मेरी हर बात से यही जाहिर होता है कि मैं इस व्यवस्था का विरोध कर रही हूँ, जबकि खुद ही इस व्यवस्था का एक हिस्सा हूँ। मैं 32 साल की हो चुकी हूँ। मेरे साथ की लड़कियाँ एक दो बच्चों की माँ बन चुकी हैं। मैं उनसे मिलती जुलती हूँ, पर अब उनके साथ मुझे बातें करने में मज़ा नहीं आता जो उनकी शादी से पहले आता था। अब उनके पास सास पुराण, पति का यशगान और बच्चों की किचकिच के अलावा कोई दूसरा विषय होता ही नहीं है। मैं चिढ़ जाती हूँ। क्या तुम लोग इतना पढ़ लिख कर इसी दिमागी स्तर की रह गई हो? बेशक हंसती हुई मुझसे कहती हैं, बन्नो जब इन चक्करों में पड़ोगी तो जानोगी कि कितनी पूर्णता लगती है इसमें। क्या सच में ऐसा होता है? मैं सोचती हूँ। एक स्कूल की मास्टरी करते हुए मुझे अपना जेब खर्च मिल जाता है। खूब सज धज कर स्कूल जाती हूँ, अच्छी किस्म की लिपस्टिक लगाती हूँ, बढ़िया सिल्क की साड़ियाँ पहनती हूँ, पैरों में ऊंची हील की सैंडल होती है, जिनकी खटखट की आवाज़ पर कितनी चौड़ी आंखें मुझे देखने लगती हैं। पर मैं किसी को भी कंधे पर हाथ नहीं रखने देती। क्या मुझ में पूर्णता नहीं है? मैं एक परफेक्ट महिला हूँ और मैं ऐसा प्रदर्शित भी करती हूँ। लेकिन जब कोई हंसता खिलखिलाता जोड़ा दो छोटे छोटे भागते पैरों के पीछे पार्क में दौड़ता दिख जाता है तो दिल में टीस सी उठती है। काश मैं भी। मैं जलज हूँ, इस घर के इकलौते बेटे की पत्नी। अभी मेरी शादी को मात्र 6 महीने हुए हैं। मेरे पति प्रतुल बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। एकांत में मेरे साथ ठीक से रहते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, प्यार भी जताते हैं और मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा का ध्यान रखते हैं। लेकिन अपनी दोनों बहनों के सामने उनकी चुप्पी लग जाती है। सारे दिन मुझे बड़ी दीदी रश्मि की सूक्ष्मदर्शी आंखों के सामने घूमना पड़ता है। मेरा ओढ़ना पहनना सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार होता है। अभी मेरी शादी को 6 महीने ही हुए हैं, पर वह मुझे छांट छांट कर हल्के रंग वाले कपड़े ही पहनाती हैं। जरा सी बड़ी बिंदी लगा लो तो कहेंगी, क्या गंवारों की तरह बड़ी बिंदी और भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनती हो? जरा सोबर बनो, सोबर। अवनी को देखो कितनी स्मार्ट लगती है। मैं कहना चाहती हूँ कि दीदी, अवनी दीदी अविवाहित हैं और मैं सुहागिन, लेकिन कह नहीं सकती, क्योंकि शादी से पहले प्रतुल ने मुझसे यह वादा ले लिया था कि दोनों बड़ी बहनों को कभी कोई जवाब मत देना। मैं अपने मन की बात किससे कहूँ? घुटती रहती हूँ। कल रश्मि दीदी कह रही थी, भाभी भतीजा होगा तो मुझे क्या खिलाओगी? मैंने भी हंसते हुए कहा था, दीदी आप जो खाएंगी वही खिलाऊंगी। चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट और ढेर सारी कड़वाहट भरकर अपनी दीदी बीच में ही बोल पड़ी, भाभी हमें थोड़ा सल्फास खिला देना।
मैं अवाक रह गई। क्या मैं इन्हें सल्फास खिलाने आई हूँ? अगर भाभी के बारे में सोच ऐसी ही थी तो फिर अपने भाई की शादी ही क्यों की? मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। माता पिता मेरे भी नहीं हैं, इसलिए इन बहनों का दर्द समझती हूँ। ऐसा बहुत कुछ मेरे जीवन में भी गुजरा है। जब मैं इंटर पास कर बीए में आई तो मोहल्ले पड़ोस वाली औरतें मेरी भाभियों को सलाह देने लगीं, अरे बोझ उतारो अपने सिर से, बहुत दिन रख लिया, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर रोती फिरोगी। भाई लाड़ करते हैं इसलिए नकचड़ी हो गई है। सच में मैं नकचड़ी थी, लेकिन बड़ी भाभी मेरी माँ बन गई थीं। उन्होंने कहा था, आप लोग अपना अपना बोझ संभालो, मेरे घर की चिंता मत करो। जब तक पढ़ लिख कर जलज किसी काबिल नहीं हो जाती और कोई सुपात्र नहीं मिल जाता, हम शादी नहीं करेंगे। और सचमुच भाभी ने मुझे एमए बीएड करवाया और अच्छे रिश्ते की खोज में लग गईं। यद्यपि प्रतुल और मुझ में 10 साल का अंतर है, लेकिन इस रिश्ते की अच्छाई भाभी ने यह समझी कि अपनी जलज बिन माँ बाप की है। भाई भाभीयों के बीच रहकर पली बड़ी है, बिना माँ बाप की बच्चियों का दर्द खूब समझेगी और प्रतुल को सहयोग करेगी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे ऐसा माहौल मिलेगा, इतनी कुंठा से ग्रस्त नंदें होंगी। अरे अगर शादी नहीं हुई या नहीं हो रही है तो क्या करने को कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। एक बार मैंने यही बात अपनी दीदी से धीरे से कही थी तो किचन के दरवाजे पर हाथ अड़ाकर लगभग मेरा रास्ता रोकते हुए वह बड़ी क्रूरता से कह गई थी, आज आपकी शादी हो गई है इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। अगर न हुई होती और भाई भाभी के साथ जीवन भर रहना पड़ता तो पता चलता। बताइए, मैं 6 महीने पुरानी विवाहिता आज विवाहित होने का ताना सुन रही हूँ। मैं प्रतुल हूँ, इस घर का इकलौता बेटा और बुजुर्ग भी। मेरी उम्र 40 वर्ष है। मेरे पिता की मृत्यु को अभी 5 वर्ष हुए हैं। इन 5 सालों में मैं बहुत परिपक्व हो गया हूँ। जब मेरे पिता ने अंतिम सांस ली उस समय मेरी दोनों बहनें क्रमशः 30 और 27 वर्ष की थीं। मेरी उम्र 35 वर्ष की थी। उन्होंने हम में से किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, परंतु जितना कमाया उतना गंवाया, केवल बढ़िया खाया और पहना। घर में क्या है यह कभी नहीं जाना। अम्मा उनसे 5 वर्ष पहले मरी थीं, यानी 10 साल पहले भी हम भाई बहन इतने छोटे नहीं थे कि अपना अपना घर नहीं बसा सकते थे। मेरे दोस्तों के बच्चे लंबाई में उनके बराबर हो रहे हैं और यहाँ अभी बाप बनने का नंबर भी नहीं आया। नौकरी पाने के लिए भी मैंने खूब एड़ियाँ घिसीं। 8 सालों तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में रहा। दोस्त और दुश्मन की पहचान उसी दौर में हुई थी। आज भी उस दौर के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अम्मा सोते उठते एक ही मंत्र फूंका करती थीं कि बेटा इन बहनों की नैया तुझे ही पार लगानी है, लेकिन कैसे वह भी नहीं जानती थीं। मैंने जब से होश संभाला अम्मा और पिताजी को झगड़ते ही पाया। हर बहस का अंत अम्मा की भूख हड़ताल और पिताजी की दहाड़ पर समाप्त होता था। रोती कलपती अम्मा थक हार कर खाने बैठ जाती, क्योंकि पिताजी पलटकर उन्हें पूछते ही नहीं थे। अम्मा को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। एक दिन के बुखार में ही वह चल बसीं। रिटायरमेंट के बाद पिताजी को गांव के पुश्तैनी मकान की याद आई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह गांव में जा बैठे तो झक मारकर हम सबको भी जाना पड़ा। पिछले 15 सालों में गांव और शहर के बीच तालमेल बैठाते बैठाते मैं न गांव का गबरू जवान रहा, न शहर का छैल छबीला। बहनों को पढ़ाया, खुद भी पढ़ा और नौकरी की तलाश में खूब भटका। उधर गांव में पिताजी की झकझक अब रश्मि और अवनी को झेलनी पड़ती थी। वे ऊट-पटांग जवाब देती तो पिताजी उन्हें मारने के लिए डंडा उठा लेते। अजीब मनोस्थिति होती जब मैं छुट्टी में घर जाता था। घर जाना जरूरी भी था क्योंकि घर तो छोड़ नहीं सकता था। पिताजी के बाद मैं दोनों बहनों को शहर ले आया। गांव का मकान, जिसका हिस्सा मात्र 2 कमरों का था, मैंने अपने चचेरे भाई को सौंप दिया। उसका परिवार बढ़ रहा था और वहाँ भी हमारे घर की तरह तानाशाह थे। शहर आकर अवनी को मैंने टाइप स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगा। वह गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए यहाँ भी वह पढ़ाना ही चाहती थी।
मेरे साथ काम करने वाले पाठक जी की बेटी अपना स्कूल चलाती है, वहीं अपनी पढ़ाने लगी है। जितना उसे मिलता है पिताजी की तरह अपने ऊपर खर्च करती है। बात बात में ताने देती है, बोलती है तो ऐसा लगता है कि जहर उगल रही है। लेकिन मैं क्या करूं? पिताजी के बाद जो खजाना मुझे मिला वह केवल उनकी 1 महीने की पेंशन थी। जिस शहर में रहने का ताना ये दोनों मुझको देती थीं, वही शहर हमारी सारी कमाई निगल रहा है। 40 वर्ष की आयु में आखिर परिस्थितियों से ऊब कर मैंने शादी कर ली। जलज अच्छी लड़की है, शांत स्वभाव और धैर्य वाली। जलज अच्छी लड़की है, शांत स्वभाव और धैर्य वाली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दुख के बादल कुछ क्षण मंडराते तो जरूर हैं, लेकिन फिर छट भी बहुत जल्दी जाते हैं। जलज ने आज तक मेरी बहनों के बारे में मुझसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। क्या करूं, मेरे प्रारब्ध से जुड़कर उसे भी सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। माना कि बहनें छोटी हैं, लेकिन कहने वाले कब चूकते हैं। खुद की शादी कर ली और बहनों को भूल गया। बहनें भी तड़ाक से कहती हैं, तुम अपनी ज़िंदगी देखो, हमको कब तक संभालोगे, या तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हमें बैठा कर खिला सको। पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, खुद खाया पिया और मौज उड़ाई। इसमें मेरा कसूर क्या है? मैं कब कहता हूँ कि बहनों की शादी नहीं करूँगा, अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता। पर मैं सबसे कहता हूँ, समय तो आने दो, धैर्य तो रखो। एक तो कहीं बात नहीं बनती और कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश होती भी है तो ये दोनों मना करने लगती हैं। यह लड़का अच्छा नहीं है, गांव में शादी नहीं करेंगे। वास्तव में दोनों में निरंकुशता आ गई है। मुझे तो कुछ समझती ही नहीं। हैसियत मेरी बुजुर्ग वाली है, लेकिन ये दोनों मुझे बच्चा समझकर डपटती रहती हैं। मेरे साथ जलज भी डांट खाती है। अम्मा पिताजी के उलझाव ने इन दोनों के स्वभाव में अजीब सा कसैलापन ला दिया है। पापा से उलझकर अम्मा मुंह फुलाकर लेट जाती और यह तक न देखती कि रश्मि और अवनी क्या कर रही हैं, कैसे बोल रही हैं। मैं अपनी दोनों बहनों और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश में अपने ही खोल में सिमटता जा रहा हूँ। न जाने कब समाप्त होगा हमारा अजनबीपन। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।